आइए बच्चों, अब हम लोग मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एंड इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस के कंसेप्ट को यूज कर एक्सरसाइज 3.1 के कुछ प्रॉब्लम्स को बनाने का प्रयास करते हैं। ओके, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट हम लोग बनाते हैं बच्चों। इसमें है वी हैव टू कंस्ट्रक्ट और 2x2 मैट्रिक्स। हम लोगों को बनाना है, कंस्ट्रक्ट करने का मतलब निर्माण करना है 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स निर्माण करना है। उस मैट्रिक्स का नाम क्या है? नाम दे दिए है A और उसके एलिमेंट Aij के फॉर्म में लिखे गए हैं। सो आवर टास्क इज, हम लोगों को टास्क दिया गया है वी हैव टू कंस्ट्रक्ट और 2x2 मैट्रिक्स A is equal to Aij whose elements are given by Aij is equal to I plus 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अर्थात बच्चों हम लोगों के पास काम क्या है? हम लोगों को कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है। क्या बनाना है? 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स जिसका नाम है A। इसके एलिमेंट्स है Aij के फॉर्म में। इसका ऑर्डर कितना है? 2x2 ऑर्डर का। अर्थात इसमें 2 into 2 4, इसमें 4 एलिमेंट्स हमको निकालने हैं। और एलिमेंट्स को निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? Aij is equal to I plus 2 into j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये है फॉर्मूला जिससे कि एलिमेंट्स निकाले जाएंगे। ओके बच्चों, ये सवाल है। तो इसको बनाने के लिए हम लोगों को करना क्या है? मैट्रिक्स A बनाना है। इसके एलिमेंट्स Aij के फॉर्म में लिखे गए हैं। इसका ऑर्डर क्या है? 2x2। 2x2 कहने का मतलब इसमें 4 एलिमेंट्स। वो 4 एलिमेंट्स के नाम क्या होंगे बच्चों? तो पहला होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11। इसका पोजीशन है बच्चों, देखिए ये है आपका फर्स्ट रो और ये है आपका फर्स्ट कॉलम। इसको हम लोग फर्स्ट रो कहते हैं। ये रो नंबर 1 हो गया और ये आपका कॉलम नंबर 1 हो गया। और इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से इस एलिमेंट का नाम पड़ गया A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। उसी प्रकार से सिमिलरली ये हो गया फर्स्ट रो, लेकिन इस बार इसका कॉलम नंबर चेंज हो गया बच्चों। ये कॉलम हो गया 2, सेकंड कॉलम, कॉलम 1 कॉलम 2, ये सेकंड कॉलम। इसलिए इस एलिमेंट का नाम हो गया A12। उसी प्रकार से जैसे ये फर्स्ट रो है बच्चों, उस प्रकार से ये हो गया आपका सेकंड रो, जिसकी वजह से इस एलिमेंट का नाम पड़ गया A21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। एंड लास्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम A22। और फॉर्मूला है, सूत्र है आपके पास Aij इज इक्वल टू I प्लस 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इस फॉर्मूला में बच्चों बारी बारी से आप रो और कॉलम का वैल्यू को रखते जाएं और सॉल्व करते जाएं। A11 का मतलब I का वैल्यू है 1 और j का वैल्यू भी है 1। तो फॉर्मूला में रखिए 1 प्लस 2 into 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 2 into 1 ये हो गया 2, 2 प्लस 1 हो गया 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और डिवाइडेड बाई 2। तो A11 का वैल्यू हो गया बच्चों 9/2। उसी प्रकार से A12 अर्थात फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, I का वैल्यू है यहाँ पर 1 और j का वैल्यू है 2। सो 1 प्लस 2 into j का वैल्यू 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 2 into 2 हो गया 4 प्लस 1 हो गया 5, 5 का स्क्वायर मतलब 5 into 5 25 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट। नेक्स्ट है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अर्थात I इज इक्वल टू 2, j इक्वल टू 1। तो रखिए I इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू j इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 2 इंटू 1 हो गया 2, 2 प्लस 2 हो गया 4, 4 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू 4 हो गया 16, 16 में 2 से डिवाइड किया, आपका आंसर आ गया 8। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया आपका 8। उसी प्रकार से लास्ट एलिमेंट निकालना है A22, सेकंड रो सेकंड कॉलम, अर्थात I है 2 और j भी है 2। तो I के जगह 2 रख दिए, 2 प्लस 2 इंटू j, j के जगह पर 2 रख दिए, 2 इंटू 2 हो गया 4, 4 में 2 ऐड कर दिया हो गया 6,
6 का स्क्वायर किया 36, 36 में 2 से डिवाइड किए तो आंसर आ गया 18। तो इस तरह से बच्चों आपने चारों एलिमेंट निकाल लिया, 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के चारों एलिमेंट्स को निकाल लिए। अब उनको लिख दे। सो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो मांगा गया मैट्रिक्स है आपका वो Aij इज इक्वल टू क्या हो गया, फर्स्ट A11 आप 9/2 को कॉपी कर दिए, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 25/2 को कॉपी किए, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21 का वैल्यू 8 लिख दिए, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम A22 उसका वैल्यू 18 आपने लिख दिया। तो यही आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है बच्चों, यही आपको मांगा गया था एग्जाम में। ये बच्चों सेम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B, C एंड D, मतलब A, B, C, D का वैल्यू का पता लगाइए फ्रॉम द इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया हुआ है इस तरह से, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है, A माइनस बी 2A प्लस C 2A माइनस बी 3C प्लस D इज इक्वल टू -1 5 0 एंड 13, ये दिया हुआ है। ये एक इक्वेशन है, यहाँ इक्वलिटी का साइन है अर्थात ये समीकरण है, और इस समीकरण की मदद से हमको A, B, C एंड D का वैल्यू पता लगाना है। तो यहाँ बच्चों हम लोग इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का जो कंसेप्ट है उसको यूज करेंगे बच्चों। बाय द डिफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस इक्वल होंगे, इसका डिफिनेशन क्या है बच्चों कि दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम, पहला मैट्रिक्स भी देखिए यहाँ 2x2 ऑर्डर का है, 2 रो 2 कॉलम, दूसरा मैट्रिक्स भी 2x2 ऑर्डर का है, और उसके साथ साथ उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, पहला मैट्रिक्स का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दूसरा मैट्रिक्स का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के बराबर होगा, पहला मैट्रिक्स का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के बराबर होगा, अर्थात दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में बराबर होंगे। तो ये है डिफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस का इक्वल होने का शर्त कि दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। तो उस डिफिनेशन से बच्चों यहाँ देखिए क्या आएगा, A माइनस बी का वैल्यू -1 हो जाएगा और 2A माइनस बी का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो A और B के टर्म में दो समीकरण मिल गए, इनको सॉल्व करेंगे A और B निकल जाएगा। सो बाय द डिफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस A माइनस बी इज इक्वल टू -1 एंड 2A माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब ये दो समीकरण को क्लास 10 में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इक्वेशन इन टू वेरिएबल को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, जो भी आसान लगे किसी भी एक मेथड से इसको सॉल्व कर देना है। हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 से b का वैल्यू निकालते हैं, b का वैल्यू आ गया 2a और इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो b का वैल्यू 2a अगर इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे तो आपको क्या आएगा, a माइनस 2a इज इक्वल टू -1। a में से 2a को माइनस किए तो आपको आ गया -a इज इक्वल टू -1। दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको आंसर आ गया, a का मान आएगा 1। अब इस a का मान 1 को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते b इक्वल टू 2a में, b इक्वल टू 2a में a का मान 1 रखते तो 2 इंटू 1 b का भी मान निकल गया बच्चों, b का मान हो गया 2। अगेन इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस से अब 2a प्लस c का मान होगा यहाँ पर 5 एंड 3c प्लस d का मान होगा 13। उसको यूज करते हैं। 2a प्लस c का मान हो गया 5, इसमें हम लोग a का मान पहले से निकाले हुए हैं, उसको पुट कर देते हैं। 2 इंटू a का मान है हमारा 1, रख दिए 1 प्लस c इज इक्वल टू 5। 2 इंटू 1 हो गया 2, 2 को राइट हैंड साइड में लेके चले गए, प्लस था तो माइनस हो गया। सो c इक्वल टू 5 माइनस 2, आंसर आ गया 3। तो इस तरह से बच्चों c का भी मान हम लोगों ने निकाल लिया। अब आखिरी 3c प्लस d इज इक्वल टू 13। इसमें आप c का मान जो निकाले उसको सब्स्टिट्यूट कीजिए। 3 इंटू 3 और प्लस d इक्वल टू 13, 3 इंटू 3 9 हो गया। सो d इक्वल टू 13 माइनस 9 जो कि आ गया आपका d का मान 4। तो इस तरह से बच्चों आपने निकाल लिया a का मान 1, b का मान 2, c का मान 3 और d का मान 4। यही a b c d आपको इस इक्वेशन से पता लगाना था। आइए बच्चों 3.1 एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 8 को बनाते हैं। इसमें a इक्वल टू aij m क्रॉस n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है
और इस मैट्रिक्स को बोलता है कि इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा? तो बच्चों आप मैट्रिक्स के डिफिनेशन में ऑलरेडी सीख चुके हैं, या टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में आपने जाना है कि किसी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कब बोला जाता है? यदि उसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो। यहाँ बच्चों नंबर ऑफ रो है m और नंबर ऑफ कॉलम है n। यदि ये दोनों आपस में बराबर हो जाए, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर हो जाए, तो मैट्रिक्स आपका क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। अर्थात क्वेश्चन नंबर 8 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका आंसर सी होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, क्योंकि सी में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर हैं और स्क्वायर मैट्रिक्स में ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर। ओके बच्चों, अब हम लोग उसी एक्सरसाइज 3.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को बनाने का प्रयास करते हैं। इसमें दिया है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। अगेन ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको पता लगाना है। विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के कौन से वैल्यू हैं ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेज। यहाँ 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं और ये दोनों मैट्रिक्स कैसे होने चाहिए? इक्वल मैट्रिक्स। यहाँ देखिए बच्चों, क्वेश्चन में एग्जामिनर ने मेंशन कर दिया है कि दोनों मैट्रिक्स क्या है? इक्वल है। तो यदि दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो उसमें एक्स और वाई का क्या वैल्यू होगा, इन चारों में से आपको चूज करना है। तो अगेन बच्चों, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेज, 2 मैट्रिसेज कब इक्वल होंगे? जब उनके ऑर्डर सेम हो। तो पहला मैट्रिक्स का 2 रो है इसमें और 2 कॉलम है बच्चों, और दूसरा मैट्रिक्स को भी आप चेक करेंगे, इसमें भी 2 रो और 2 कॉलम है, दोनों के ऑर्डर तो सेम है। अब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में सेम होने चाहिए। तो उस डिफिनेशन से हम लोग लिख सकते हैं 3x + 7 का वैल्यू होगा 0। इससे x का वैल्यू निकाल लीजिए, 7 को राइट हैंड साइड भेज दिए, -7 हो गया। 3x = -7, 3 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, इक्वल टू के उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा डिवीजन में, x = आ गया -7/3। तो x का वैल्यू बच्चों आ रहा है -7/3। और दूसरा एलिमेंट को आप सेव करें, सेकंड और फर्स्ट कॉलम y + 1 = 8 होगा। 1 को उधर भेज दिए, y का वैल्यू आ गया 7 आ गया। तीसरा ऑप्शन चेक कीजिए। अब हम लोग फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इस 5 को लेते हैं। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम y - 2 = 5 होना चाहिए। -2 को दूसरी तरफ भेज दिए राइट हैंड साइड में, तो -2 + 5 ये 7 आ गया। तो दोनों से देखिए वैल्यू आपको सेम मिल रहा है बच्चों, y = 7, y = 7। अब लास्ट बच गया सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 - 3x पहले मैट्रिक्स में, और दूसरे मैट्रिक्स में सेकंड रो सेकंड कॉलम है आपका 4। इसको सॉल्व कीजिए, 2 को लेफ्ट हैंड साइड के 2 को राइट हैंड साइड में लेके चले जाइए तो माइनस हो जाएगा। 4 - 2 आ गया आपका 2, और लेफ्ट हैंड साइड में रह गया -3x। -3 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिए तो x का वैल्यू हो गया -2/3। अब इंटरेस्टिंग देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, बच्चे कहाँ गड़बड़ करेंगे। बच्चे देखेंगे x का वैल्यू -7/3, x का वैल्यू -7/3, तो कहीं नहीं आंसर है यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं। दूसरा फिर देखेंगे x = -2/3, x = -2/3 इनको दिख रहा है आंसर नंबर सी में, x का वैल्यू -2/3 और y का वैल्यू 7 भी दिख रहा है। अगर बच्चे गलती से आप सी आंसर बोल देते हैं तो आपका गलत हो जाएगा आंसर। क्यों गलत होगा? क्योंकि वो उसका कारण क्या है, आपने तो आप कह सकते हैं कि x का वैल्यू -2/3 दिख रहा है, y का वैल्यू 7 दिख रहा है, फिर आंसर नंबर सी गलत क्यों है? तो बच्चों इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस का जहां डिफिनेशन है उसमें यह बताया जाता है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होने चाहिए। अर्थात 2x2 ऑर्डर का पहला मैट्रिक्स है तो दूसरा भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। उसके बाद उसी डिफिनेशन में है कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। तो यहाँ 3 एलिमेंट्स को आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जब सेम कर रहे हैं, y + 1 का वैल्यू को 8 कर रहे हैं, उससे y का वैल्यू 7 आ रहा है। y - 2 का वैल्यू 5 कर रहे हैं, उससे भी y का वैल्यू 7 आ रहा है। और 2 - 3x का वैल्यू जब 4 कर रहे हैं तो आपका x का वैल्यू -2/3 आ रहा है। यहाँ 3 ही एलिमेंट को, पहला मैट्रिक्स के 3 एलिमेंट को दूसरे मैट्रिक्स के 3 एलिमेंट से हम लोग इक्वल कर रहे हैं, तो उससे हमको ये आंसर नंबर सी मिल रहा है। लेकिन जैसे चौथा एलिमेंट को हम लोग इक्वल कर रहे हैं,
3x प्लस 7 इक्वल टू 0, उससे x का वैल्यू हमको डिफरेंट आ रहा है -7/3। सो एक ही प्रश्न में x का दो वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यदि आप x का वैल्यू -2/3 ले रहे हैं तो इससे आपको 3 एलिमेंट्स तो सेटिस्फाई होगा, चौथा एलिमेंट आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा। और यदि x का वैल्यू आप -7/3 ले रहे हैं तो आपका फिर 3 एलिमेंट सेटिस्फाई होगा, चौथा एलिमेंट आपका सेटिस्फाई नहीं होगा। अर्थात 3 एलिमेंट्स तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो जाएंगे, लेकिन चौथा एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो सेम नहीं होगा। इसलिए यदि इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस जब कभी भी बोला जाता है बच्चों, ऑर्डर के साथ साथ उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। केवल कुछ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को लेकर आप उससे आंसर का कंक्लूजन निकालेंगे तो यहाँ पर गड़बड़ होने का चांस रहेगा, जिसमें कि बच्चे गलत कर सकते हैं या सी आंसर को टिक कर सकते हैं। क्यों गड़बड़ हुआ? क्योंकि यहाँ केवल वो 3 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को देख रहे हैं, चौथा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को देख नहीं रहे, जबकि आपको एट ए टाइम सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को चेक करना है। ऐसा नहीं कि केवल 3 एलिमेंट्स को चेक किए, 2 एलिमेंट्स को चेक किया और तुरंत आंसर पर पहुंच गए। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आप मिस्टेक भी करेंगे। इसलिए आप चारों एलिमेंट्स या जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं उसमें दोनों मैट्रिसेस में उन सभी एलिमेंट्स को निकालेंगे और कंफर्म हो लेंगे कि सारे के सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अर्थात इस क्वेश्चन में हम लोग आंसर करेंगे बी को, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। इसमें संभव नहीं है निकालना बच्चों। क्यों नहीं संभव है निकालना? क्योंकि जैसे हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ले रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जैसे इक्वल कर रहे हैं तो उससे हमको x का दो आंसर प्राप्त हो रहा है। एक ही क्वेश्चन में x का दो आंसर प्राप्त होने की वजह से हम लोग बोलेंगे कि इस यदि ये दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो उससे हमको x और y का वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें x के अलग अलग वैल्यू प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए हमारा जो आंसर होगा बी होगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट। आइए बच्चों एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 10 बनाते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। ये एमसीक्यू के रूप में पूछा गया है, मल्टीपल चॉइस के रूप में। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, कुल कितने पॉसिबल होंगे मैट्रिसेस। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3, 3x3 ऑर्डर का कितने सारे मैट्रिसेस पॉसिबल है वो आपको निकालना है विथ ईच एंट्री। और उन मैट्रिसेस में जो एंट्री करेंगे आप या तो 0 का करेंगे या 1 का करेंगे, ये एग्जामिनर ने दे दिया है। एग्जामिनर ने दिया है कि 0 और 1 के मदद से 3x3 ऑर्डर का जो मैट्रिसेस बनाएंगे आप, वो कितने सारे मैट्रिसेस बना सकते हैं, उनकी संख्या निकालिए। और ये 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है। ओके, ए में है 27, बी में है 18, सी में है 81 और डी में है 512। तो इसको समझने के लिए बच्चों हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को ब्रेकअप करते हैं। बच्चों हमको करना क्या है, वी हैव टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का निर्माण करना, उसका नाम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ए है AIG, जिसका ऑर्डर क्या दिया है 3x3 दिया है। 3x3 देने का मतलब है इसमें टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे। उन एलिमेंट्स का नाम क्या होगा बच्चों? तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इस तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड सो ऑन। तो टोटल 9 एलिमेंट्स आपके होंगे ये 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में बच्चों। और इन एलिमेंट्स के जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, या तो 0 रखेंगे या फिर 1, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए बच्चों हम लोग क्लास 11th में पढ़े हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट को आप यहां अप्लाई करेंगे तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। उस कंसेप्ट में क्या था बच्चों कि आप किसी भी काम को चाहें तो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं। हमने यहाँ पर 9 टुकड़े में बांट दिया। पहले आदमी को हमने काम दिया कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की जगह पर जो भी एलिमेंट रखे जाएंगे आप रखकर बताएं कि कितने तरीका से आप उन एलिमेंट्स को रख सकते हैं। फिर दूसरे आदमी को हमने काम बांट दिया कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के जगह पर जो एलिमेंट रखे जाएंगे वो कितने तरीका से होंगे। इस तरह से 9 आदमी को हमने काम बांट दिया। हर एक आदमी का एक ही आंसर है। पहला आदमी भी आपको जवाब देगा या तो 0 या 1 रखेंगे। हम लोग 2 तरीका से इसको हम लोग कर सकते हैं सर। दूसरे आदमी का भी जवाब होगा कि हम 2 तरीका से इसको फिलअप कर सकते हैं। तीसरे का भी जवाब 2 ही होगा। हर एक का जवाब 2 ही आएगा। और
फंडामेंटल लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन कहता है कि यदि आपका जो प्रॉब्लम दिया गया जिसमें आप काम को छोटे छोटे टुकड़े में बांट दी और हर एक काम को कंबाइंड मिला देने से आपका होल काम कंप्लीट होता हो, मतलब जो प्रॉब्लम है वो एंड टाइप का प्रॉब्लम है, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड तो सभी का होना जरूरी है, अथवा का प्रॉब्लम नहीं है, और वाला प्रॉब्लम नहीं है, एंड का प्रॉब्लम है कि फर्स्ट काम भी होना जरूरी है, एंड सेकंड एंड थर्ड एंड सो ऑन सभी का होना जरूरी है। तब उसमें हम लोग फंडामेंटल लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन लगाते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज पता लगाने के लिए। तो यहाँ फंडामेंटल लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 को आप 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, उसको सॉल्व कर देंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। तो हम लोग इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि फॉर ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के लिए देयर आर 2 ऑप्शंस हैं, आइदर 0 या 1, या तो आप 0 को रखिए या 1 को रखिए। अर्थात इस तरह से ईच एलिमेंट इज फिल्ड अप इन 2 वेज, हर एक एलिमेंट को 2 तरीका से भरा जा सकता है, या तो वहां पर 0 रखिए या 1 रखिए। इस तरह से हर एक एलिमेंट के लिए 2 ऑप्शन है। तो भाई फंडामेंटल लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन से, ये लॉ ऑफ फंडामेंटल लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्लास 11 में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है बच्चों, आप पुराने वीडियो में देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, अब कितने सारे पॉसिबल होंगे मैट्रिसेस, तो उसके लिए फंडामेंटल लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन से आप हर एक एलिमेंट का जो नंबर ऑफ वे है कंप्लीट करने का, उनको मल्टीप्लाई करते चले जाएं। 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कितने बार करना है बच्चों, तो चूंकि 9 एलिमेंट्स हैं तो ये 9 टाइम्स रिपीट होगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 9 टाइम्स, 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 512। तो ये है आपका आंसर डी। तो इस सवाल को बनाने के लिए बच्चों थोड़ा सा क्लास 11 के कंसेप्ट को यूज करें तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। ओके बच्चों, तो इस तरह से आप मैट्रिसेस के कंसेप्ट को यूज करके मैट्रिक्स कहते किसको हैं, मैट्रिक्स कितने तरह के होते हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का डेफिनेशन क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, उसको यूज करके आप 3.1 के सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। फिर भी कोई डाउट्स रहता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे बच्चों। ओके, थैंक यू बच्चों।